हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती है। क्लास की टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशोलॉजी के सिलेबस को। रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है। और दोपहर के 12 बजे आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास लेकर आती हूँ, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ को। एनसीईआरटी के अंतर्गत जो क्लास 11 और क्लास 12 का जो 4 बुक है, उसको मैं आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाऊंगी। साथ ही साथ अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अगर आप जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, बीपीएससी टीआरई 4 या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगी, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जहाँ पे डेली आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। जैसे बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.2 की या यूपी पीजीटी की, तो इसका टेस्ट जो है वो शाम के 6 बजे हो रहा है। और कल से यानी फरवरी के 1 तारीख से आप लोगों को मैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का टेस्ट भी रात के 9 बजे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास के साथ ज़रूर जुड़िए। और देखिए, आज का जो क्लास है, इसके अंतर्गत मैं आपको ये एक डेमो क्लास है। किस चीज़ का डेमो क्लास है? तो ये जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसका डेमो क्लास है। जैसा कि मैंने आज का जो आप लोगों का लाइव क्लास लिया था, तो उसमें जो एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था संस्कृति और सामाजिकरण, तो मैंने आपको उसके अंतर्गत बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पूछा था। साथ ही साथ आपको बताया था, आपको होमवर्क भी दिया कि आप लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छे प्रकार से पढ़ के आइए। जो भी पेड ग्रुप में स्टूडेंट जुड़े हैं वो नोट्स को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक पेड ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, मैं उनको इस क्लास में डेमो नोट्स का क्लास के माध्यम से आप लोगों को संस्कृति का टॉपिक कवर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी वो कैसे 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्लस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन फैक्ट्स हो, वो आपको मैं एक जगह पर लिखकर, एक जगह पर आपको जमा करके वो दे सकूं, ताकि आपको कोई बाहर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने आज का लाइव क्लास अटेंड किया होगा, या फिर आप लोग इस वीडियो के बाद आज के लाइव क्लास को जाकर देख लीजिएगा कि आपको मैं जो नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ और जो आपका एनसीईआरटी का बुक में है, दोनों में कितना सिमिलैरिटी है और दोनों ही आपको कितना हेल्पफुल होने वाला है। प्लस आज मैं जितना आप लोगों को डिटेल्स में ये संस्कृति टॉपिक को बताऊंगी, इसी से रिलेटेड कल के जो लाइव क्लास है 12 बजे जो लाइव क्लास होगा, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करूंगी। तो इसलिए क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, संस्कृति ये जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो टाइलर महोदय के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी प्रिमिटिव कल्चर में। ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में भी आपको पूछा था कि संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो टाइलर महोदय के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? तो उनकी जो पुस्तक थी प्रिमिटिव कल्चर, उसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। और ये जो प्रिमिटिव कल्चर है, बोल रहा है कि ये जो संस्कृति शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्चरा से हुई है। किससे हुई है? तो लैटिन भाषा के कल्चरा से बताई गई है, जिसका अर्थ होता है विरासत। उसका अर्थ क्या होता है? विरासत। ठीक है, इसलिए टाइलर का मानना है कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, कानून,
प्रथा और ऐसी ही अन्य उन क्षमताओं एवं आदतों का हमारे पास समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति में हम क्या प्राप्त करते हैं? तो संस्कृति में हमारे ज्ञान रहते हैं, जो कि हम लोग पूर्वजों से पूर्व ज्ञान आप बोल सकते हैं मिलता है। हमारे विश्वास, तो विश्वास किसके ऊपर? धर्म के ऊपर, प्रथा के ऊपर ऊपर रहेगा। फिर कला, कला मतलब हमारे जीवन जगत जीने का जो तरीका हो गया, हमारे आधार, कानून जो कि आपके औपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगे, प्रथाएं, और ये सभी चीज़ रहती हैं। और उसको क्या बोला जा रहा है कि हमारे योग्यता और क्षमता के अनुसार हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? समावेश कर रहे हैं। और क्यों समावेश कर रहे हैं? ताकि हम समाज के सदस्य बन सके और मनुष्य होने के नाते हम लोगों को वो प्राप्त भी होता है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको इस संदर्भ में भी देखिए, आप लोग खाली मिलाइए कि अगर आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं तो उसके साथ आप लोग मिलाते हुए चलिए कि चीज़ें कितनी सिमिलरिटी हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि किसने संस्कृति के संदर्भ में 108 परिभाषाएं दी हैं, तो किनके द्वारा दी गई है? आपका क्रोबर और क्लूखोन के द्वारा। किनके द्वारा? क्रोबर और क्लूखोन ने संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाओं का वर्गीकरण किया है। और संस्कृति शब्द संस्कार से बना है, उनके द्वारा क्या बोला गया था? ये जो संस्कृति शब्द है ये संस्कार से बना है, जिसका अर्थ होता है मानव का शुद्धिकरण। संस्कार, जो 16 संस्कारों की बात की जाती, क्यों की जाती है? तो ये मानव के शुद्धिकरण के कारण है। संस्कृति का संबंध उन सभी कृत्यों से, कृत्यों मतलब उन सभी क्रियाओं से, उन सभी कामों से है जो व्यक्ति को क्या करता है? परिष्कृत करता है। परिष्कृत मतलब उसको साफ करता है, उसको शुद्ध बनाता है। इसमें क्या क्या निहित रहता है? तो इसमें हमारा रहन सहन, भाषा, विश्वास, हमारी विचार पद्धति, समग्र रूप इसमें आते हैं। ठीक है, इसीलिए हर्स्कोविट्स कौन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। हर्स्कोविट्स ने संस्कृति को क्या बोला है कि ये पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हर्स्कोविट्स ने क्या कहा है कि संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। वही मजुमदार ने संस्कृति को जीवन जीने का तरीका बताया। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने संस्कृति को जीवन जीने का तरीका बताया है? तो मजुमदार के द्वारा। क्लूखोन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्चर, ए क्रिटिक रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो संस्कृति है, ठीक है, ये क्या है? तो ये सीखा हुआ व्यवहार है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। ठीक है, ये किनका कथन है? तो क्लूखोन महोदय का कथन है। जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर है जिनका कथन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है, उन सभी चीज़ों को मैं, सभी कॉन्सेप्ट को एक जगह पे यहाँ पे आप लोगों को लिख कर दी हूँ, ताकि आप लोगों को कोई बाहर की चीज़ें, बाहर की नोट्स देखने को जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट है बीड स्ट्रीट। बीड स्ट्रीट महोदय ने बताया है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ये किनका कथन है? तो बीड स्ट्रीट का। फिर हॉबेल महोदय बोलते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। हॉबेल क्या बोलते हैं कि संस्कृति क्या है? तो ये सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमानों का योग है। बोगार्ट्स के अनुसार संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सोचने की समस्त विधियां हैं। संस्कृति के संदर्भ में बोगार्ट्स महोदय का क्या कथन था कि संस्कृति क्या है? तो ये किसी समूह का कार्य करने का और उसके सोचने का तरीका है, सोचने की समस्त विधियां हैं। मैकाइवर एवं पेज ने बोला है कि दैनिक जीवन में कला, साहित्य, मनोरंजन और रहन सहन के तरीकों को उन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है? ये सभी संस्कृति है। फिर एक और थिंकर बी राइट, कौन है? बी राइट। इन्होंने संचयी प्रवृत्ति बताई है संस्कृति की, कि संस्कृति का जो प्रकृति है वो कैसा है? तो संचयी प्रवृत्ति का है, मतलब जमा करना। ठीक है, अब मान लीजिए इतने सारे आप लोगों ने परिभाषाओं को पढ़ा, तो इसके आधार पर अगर आपको बोलेगा कि बताओ इसका विशेषता क्या है, तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति है ये मानव निर्मित होती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति एक को सीखी जाती है। हम लोग संस्कृति को क्या करते? सीखते हैं। और ये प्रत्येक समाज में एक विशिष्ट संस्कृति है।
हमारे पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी राज्य, कोई भी जिला में चल जाइए, हर एक व्यक्ति का क्या होता है, परिवार रहता है। और जो परिवार है वो एक समाज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और हर एक समाज का अपना अपना विशिष्ट संस्कृति होता है। संस्कृति जो है अधिशाव्यवी है। ये किसने बताया था कि संस्कृति अधिशाव्य है? क्रोबर ने बताया था। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति क्या होती है? समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति जो है यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। 9 नंबर है कि संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है और यह अधिवैयक्तिक होती है, अर्थात इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया होता है। संस्कृति ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के द्वारा ये तैयार किया गया, एक व्यक्ति के द्वारा रेडी किया गया, या फिर कोई एक व्यक्ति ही उसको फॉलो करता है। ये पूरे समाज, पूरे सोसाइटी, पूरे समूह के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आ जाता है, हम लोग तो संस्कृति के संदर्भ में इसका अर्थ देख लिए, इसका किस प्रकार से, कौन सी भाषा से है, कौन सी इसकी परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा। अब है संस्कृति के प्रकार। तो देखिए, संस्कृति के प्रकार के संदर्भ में अमेरिकी समाजशास्त्री आर्गवन कौन हो जाएंगे? अमेरिकी समाजशास्त्री आर्गवन। इनकी जो पुस्तक थी सोशल चेंज, इसमें इन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि बताइए भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में किसने भेद बताया है, किसने इसका अंतर बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गवन ने। अब है कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है? तो भौतिक संस्कृति में वे सभी वस्तुएं आएंगी जो मूर्त होती है, मतलब जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपका घर, कपड़ा, वायुयान, ये सभी आ जाएंगे। वीर ने भौतिक संस्कृति के अंतर्गत 13 प्रकार की वस्तुओं को गिनाया है। जो वीर महोदय थे, उन्होंने भौतिक संस्कृति में कितने प्रकार बताए हैं? तो 13 प्रकार बताए। वे कौन कौन से हो गए? मशीन, उपकरण, उपकरण में कोई भी यंत्र आ जाएगा, बर्तन, भवन, सड़क, पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, कपड़े, परिवहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ। ये 13 भाग किनके द्वारा किया गया है? तो वीर महोदय के द्वारा। किनके द्वारा? वीर महोदय के द्वारा। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि मैकाइवर ने भौतिक संस्कृति को क्या कहा है? कि जो भौतिक संस्कृति है वो सभ्यता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा है? तो किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। किसने कहा है? मैकाइवर ने। नेक्स्ट है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जहाँ पे मूर्त होती है, उसी प्रकार से अभौतिक संस्कृति जो है वो कैसी होती? तो अमूर्त होगी। इसलिए सोरोकिन ने इसको भावात्मक संस्कृति कहा है। सोरोकिन ने क्या कहा है? कि जो अभौतिक संस्कृति है वो क्या है? तो भावात्मक संस्कृति है। इसमें वे सभी वस्तुएं आती हैं जो अमूर्त होती है, जिसको कि हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे विश्वास, प्रथा, कला, भाषा, नैतिकता, ये सभी चीजें आ जाएंगी। एक तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि सोरोकिन ने अभौतिक संस्कृति को क्या कहा है? भावात्मक संस्कृति कहा है। फिर वीर महोदय ने अभौतिक संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं। वीर महोदय अभौतिक, एक भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। आर्गवन ने के 2 भेद बताए। अब अभौतिक संस्कृति को भी वीर महोदय ने 2 प्रकार बताए। वे कौन कौन से हो जाएंगे? आदर्श, नियम और विचार। अभौतिक संस्कृति के 2 प्रकार किसने बताए हैं? तो वीर महोदय ने बताए। वे 2 प्रकार कौन से हो गए? आदर्श, नियम और विचार। फिर है नेक्स्ट, ये तो आप लोगों ने इसका भेद देख लिया कि भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति क्या है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग संस्कृति को पढ़ रहे हैं तो संस्कृति के और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इसके शब्दावली भी हैं, जो कि हम लोग को समाजशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते उन शब्दावलियों के बारे में भी हम लोग को डिटेल्स में जानना जरूरी होता है। तो जैसे सबसे पहला आ जाएगा सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना या फिर कल्चरल लेग। ठीक है, तो ये किनके द्वारा दिया गया है? आर्गवन के द्वारा। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सोशल चेंज, जो कि 1922 में उन्होंने लिखा था। अब एक ये सांस्कृतिक विलंबना, ये कीवर्ड हो गया, ये शब्दावली हो गया, समाजशास्त्र का शब्दावली हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब किसी समाज में
जो भौतिक संस्कृति तेजी से विकसित हो, लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है वो पिछड़ जाए। भौतिक संस्कृति तेजी से मतलब आगे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यंत्र, मशीन, उपकरण, वस्त्र, भवन, ये सब तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है यानी हमारे प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, ये सब क्या हो जा रहा है, पिछड़ जा रहा है। ठीक है, जैसे कृषि हो गया। कृषि तो मान लीजिए हमारे भारत के अंतर्गत बोल सकते हैं कि ये मुख्य पेशा है, मुख्य रोजगार है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लेकिन अब कृषि में भी क्या हो रहा है कि यंत्र के आ जाने के कारण इसका यंत्रीकरण हो जा रहा है। तो कृषि का जो एक पारंपरिक मूल्य था उसमें आपको ह्रास देखने को मिल रहा है, उसमें हानि देखने को मिल रही है। तो वही बोला जा रहा है कि कृषि करने के लिए यंत्रों में परिवर्तन हो गया है, लेकिन हमारे मूल्य अभी परिवर्तन नहीं हुए हैं। कृषि में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि हम मशीनों के माध्यम से कृषि कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे वैल्यूज़ है उसमें क्या इतना जल्दी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो पिछड़ जा रही है, पिछड़ापन आ जा रहा है। तो ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? आर्गवन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विलंबना। संस्कृति विलंबना, ये जो शब्द है आपका दिया गया है आर्गवन के द्वारा। और वही प्रौद्योगिकी विलंबना, ये जो शब्द है ये किनके द्वारा दिया गया है? तो मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। इसमें वे बताते हैं कि संस्कृति में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो सभ्यता है, जो प्रौद्योगिकी पक्ष है, उसमें बदलाव उतनी तेजी से नहीं हो पाता। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी विलंबना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी विलंबना। अगर प्रौद्योगिकी विलंबना ये शब्द आता है तो ये किनके द्वारा दिया गया? मैकाइवर के द्वारा। ऐसा नहीं है कि विलंबना हम लोग देख लिए और आर्गवन को टिक लगा दिए। सांस्कृतिक विलंबना ये आर्गवन का है और प्रौद्योगिकी विलंबना किनका है? तो मैकाइवर का है। तो आप समझ सक रहे हैं कि एक संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत कितने सारे थिंकर, कितने सारे समाजशास्त्रियों का नाम आप लोगों को सुनने मिल रहा है, अभी और भी मिलेगा। तो नेक्स्ट फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि संस्कृति के निर्माण, हम लोग संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो संस्कृति के निर्माण में जो इसकी प्रमुख इकाइयाँ या फिर इसके तत्व कौन कौन से हैं? तत्व आप इसको ऐसे भी समाजशास्त्र के शब्दावली के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं कि इस कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आता है कि सांस्कृतिक तत्व। मैंने आपको क्वेश्चन किया था आज की ही क्लास में, लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था कि किसी भी संस्कृति का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक तत्व बोला जाता है। और इसका प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो क्लार्क विस्लर के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी मैन एंड कल्चर, इसमें उन्होंने किया था। लिल्टन ने इसे संस्कृति विशेषक कहा है। लिल्टन ने संस्कृति तत्व को क्या कहा है? कि सांस्कृतिक विशेषक है। कुछ विद्वान इसको कल्चरल आइटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्चरल आइटम। नेक्स्ट है संस्कृति शास्त्र। इसकी अवधारणा किसने दी है? तो ओस्टरवाल्ड ने दी है। संस्कृति तत्व हम लोग पढ़े। अब है संस्कृति संकुल। तो जो विभिन्न संस्कृति तत्व है इसके मिलकर क्या बनता है? तो संस्कृति संकुल बनता है। इसे संस्कृति सम्मिश्रण भी कहा जाता है। और ये किनके द्वारा दिया गया है? तो विस्लर के द्वारा। किनके द्वारा? विस्लर के द्वारा। संस्कृति तत्व से संस्कृति संकुल बनता है और संस्कृति संकुल से क्या बनता है? संस्कृति समूह बनता है। संस्कृति संकुल से क्या बनेगा? संस्कृति समूह बनता है। और संस्कृति समूह से, ठीक है, वो क्या बनता है? संस्कृति क्षेत्र बनता है। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? तो विस्लर ने। जहाँ एक जैसी संस्कृति के लोग पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? संस्कृति समूह बोला जाता है। और संस्कृति समूह मिलकर क्या बनता है? संस्कृति क्षेत्र बनता है। फिर नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन किया था कि सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी थी? तो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। बोलिए, आपको नोट से बाहर कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जो आपका एनसीईआरटी बुक में या फिर मैंने जो क्वेश्चन पूछा तो उससे आपको बाहर नहीं दिख रहा है? तो संस्कृति प्रतिमान, ये जो शब्दावली है किनके द्वारा दी गई है? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। अब है कि संस्कृति प्रतिमान आखिर होता क्या है? तो संस्कृति के जो तौर तरीके हैं संपूर्ण समाज में फैल जाते हैं। सभी इनको क्या करते? फॉलो करने लगते हैं। और फॉलो करते करते क्या बन जाता है? ये एक पैटर्न बन जाता है। उसको क्या बोला जाता है? संस्कृति प्रतिमान बोला जाता है। तो उसके भी दो रूप होते हैं, जैसे आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान और वास्तविक सांस्कृतिक प्रतिमान।
जो कि सभी के द्वारा फॉलो किया गया पैटर्न होता है सांस्कृतिक प्रतिमान। नेक्स्ट है विरोधी संस्कृति। विरोधी संस्कृति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो जे मिल्टन के द्वारा दी गई है। यह एक ऐसा संस्कृति है जो मूल संस्कृति को क्या करता है? चुनौती देता है। वो क्या कहलाता है? विरोधी संस्कृति। जैसे मान लीजिए समाज के अंतर्गत तो संस्कृति हम लोग को क्या सिखाता है? सभ्य नागरिक बनने के लिए समाजीकरण करना हमारा सिखाता है। लेकिन संस्कृति तो या फिर समाज हमको तो ये नहीं सिखाता है कि तुम चोर डाकू बन जाओ। लेकिन फिर भी समाज में चोर डाकू हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हिप्पी संस्कृति, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि हम लोगों का जो रहन सहन है, वेशभूषा है, उससे अलग आपको व्यक्ति मिलेगा। बड़ा बड़ा जो लड़का लोग रहेगा वो लोग अपना लंबा लंबा केस रखेगा, महिलाओं के जैसा ड्रेस पहनेगा, नशीली मादक द्रव्य का सेवन करेगा। तो ये सब हिप्पी संस्कृति के अंतर्गत आ गया। चोर डाकू हो गए। तो ये सब जो संस्कृति होता है ये क्या होता है? विरोधी संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो कि किनके द्वारा दिया गया है? जे मिल्टन के द्वारा। उप संस्कृति। उप संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है जो कि मूल संस्कृति से भिन्न होता है लेकिन उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति की जो क्या होता है? उप संस्कृति हमारा मेन जो मूल धर्म है वो हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत भी आपको जो हमारा भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी आपको अलग अलग धर्म देखने को मिलेंगे। जैसे सिख धर्म हो गया, उनका जो अपना धर्म परिपालन का जो कार्य होता है, जो भी वो लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो उप संस्कृति के अंतर्गत। फिर आएगा सांस्कृतिक क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जो विभिन्न संस्कृतियों की सीमा हो उसको बोला जाता है सीमांत क्षेत्र। फिर एक है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद का प्रयोग W.H. रिवर्स ने विकासवादियों की आलोचना में किया, परंतु इस अवधारणा का विकास का श्रेय जो है वो फ्रेंच बोआस और रूथ बेनेडिक्ट को जाता है। ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? ये बहुलवाद का आधार होता है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक संपर्क। सांस्कृतिक संपर्क का मतलब क्या होता है कि जब दो संस्कृतियों का संपर्क और परस्पर आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्ष संपर्क कहलाता है। और यह संपर्क कैसा होता है? तो सहयोगी भी हो सकता है और विरोधी भी हो सकता है। आप नहीं कह सकते कि ये सकारात्मक ही होगा, ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल रिलेवेशन यानी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो आपका हर्ट्ज़कोविट्ज़ के द्वारा। इसमें अपनी संस्कृति जो है वो अपनी दूसरी की संस्कृति के दृष्टि से जब वो देखता है, जब सभी संस्कृतियों को समान माना जाए और एक ऐसी संस्कृति का वर्णन दूसरे के संदर्भ में किया जाए, इसको परिभाषित करते हुए मेटा स्पेंसर लिखते हैं कि सभी संस्कृतियां समान रूप से लाभकारी होंगी। इसके आधार बताएंगे हम। फिर जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है इसका दो आधार होता है। एक होता है निर्जाति केंद्रवाद और एक होता है बिलीफ। निर्जाति केंद्रवाद जिसको एथोसेंट्रिज्म बोला जाता है, ये समनर ने इसके संदर्भ में बात की थी। इसमें वे बोलते हैं कि जब व्यक्ति अपने सांस्कृतिक परंपराओं, विचारधाराओं और समूहों को दूसरे से अच्छा मानने लगते हैं कि मेरा जो धर्म है, मेरी जो परंपरा है वो दूसरे की तुलना में कैसी है? तो अच्छी है, तो वो निर्जाति केंद्रवाद हो जाएगा। और गैर निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा जो थी वो क्या थी? जीनोसेंट्रिज्म थी। किनके द्वारा दी गई थी? जीनोसेंट्रिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जब अपनी संस्कृति को कम अच्छा और दूसरी की संस्कृति को ज़्यादा अच्छा माना जाता है तो वो आपका गैर निर्जाति केंद्रवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन ये जो अवधारणा है ये ब्रिटिश समाजशास्त्री पियर बोर्दियो के द्वारा दी गई थी, जिसमें प्रभावी वर्ग जो होते हैं डोमिनेंट कास्ट की बारे में बोला गया है। इसमें आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, फिर जो प्रमुख संपन्न लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाती है। प्रभुत्वशाली लोग शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को आम जनता पर थोपने का प्रयास करते हैं।
इसके लिए शिक्षण संस्थाओं का सहारा लिया जाता है, जो कि किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रभुत्व जाति के अंतर्गत आ जाएगा, जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन है। सांस्कृतिक उद्योग, जिसको कि कल्चरल इंडस्ट्रीज बोला जाता है, इसमें बोला गया है कि जो मीडिया पूंजीपतियों की संस्कृति को वितरित करने का माध्यम होता है। मीडिया द्वारा लोगों में ऐसे संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, पेपर हो गया, और इसमें अगर पूंजीवादी जो व्यक्ति होते हैं उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सांस्कृतिक उद्योग के अंतर्गत। प्रकार से कुछ और भी संस्कृति के महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जिसको कि हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। जैसे सांस्कृतिक वंचना, इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो विलियम जे गुडे। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य संस्कृति होती है, जो मुख्य हमारे सांस्कृतिक धारा होती है, उससे जब लोग वंचित हो जाते हैं, उससे जब हट जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक वंचना। गरीबी की संस्कृति, ये किनके द्वारा दी गई है, ऑस्कर लेविस के द्वारा। इसमें जो लोग गरीब होते हैं ना, वे गरीब ही रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि गरीब होना ये ईश्वरीय प्रदत्त है, ये ईश्वर का देन है, ये ईश्वर का गिफ्ट है, इसलिए वे लोग गरीब ही रहना चाहते हैं। गरीबी की संस्कृति के अंतर्गत ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ऑस्कर लेविस के द्वारा। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, ये इनकी अवधारणा किसने दी है, तो गिडिंग्स महोदय ने। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सभी संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है सांस्कृतिक द्वंद्व। सांस्कृतिक द्वंद्व क्या है कि जब दो संस्कृतियों के बीच विचारधारा में मतभेद आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक द्वंद्व कहलाता है। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण मतलब दूसरे की संस्कृति को साथ दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करना, दूसरे की संस्कृति के गुणों को लेना, ये क्या कहलाता है, पर संस्कृति ग्रहण। फिर नेक्स्ट है संस्कृति अंतःग्रहण। यह अवधारणा किसने दी है, तो हर्ट्ज़कोविट्ज़ के द्वारा दी गई है। इसमें जब व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के गुणों को सीखता है तो वो क्या कहलाता है, संस्कृति अंतःग्रहण। नेक्स्ट है प्रतिपद संस्कृति ग्रहण। प्रतिपद संस्कृति ग्रहण, इसमें जब एक संस्कृति पहले टूटती है फिर दोबारा उस संस्कृति का निर्माण होता है, दोबारा वो फिर से जो संस्कृति है क्रियाशील बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिपद संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट जो शब्दावली है संस्कृति की वो है सांस्कृतिक प्रसार। क्या है, सांस्कृतिक प्रसार। ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो रॉल्फ लिल्टन के द्वारा दी गई है। इसमें जब किसी उच्च संस्कृति के गुण निम्न संस्कृति में प्रसारित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक निर्धारणवाद। सांस्कृतिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी है, तो लेस्ली वाइट ने दी है। इसमें बताया गया है कि मानव का जो व्यक्तित्व है और उसका जो व्यवहार है वही क्या करता है, संस्कृति का निर्धारण करता है। वो कैसे निर्धारित होता है, संस्कृति का निर्धारण करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि संस्कृति के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यवहार, उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ये अवधारणा किसने दी है, तो लेस्ली वाइट ने दी है। नेक्स्ट है मूल संस्कृति। ये किनके द्वारा दी गई है, तो आपका रॉल्फ लिल्टन के द्वारा। किनके द्वारा, रॉल्फ लिल्टन के द्वारा दी गई है। इसमें बोला गया है कि जब एक समाज के लोगों में समान आदतें और व्यवहार विकसित हो जाता है, कैसा, जब एक समाज के लोगों में समान आदतें व्यवहार हो जाए मतलब विकसित हो जाएगा, उसको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि उनका सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो समान रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, मूल संस्कृति कहा जाता है। और इसको वास्तविक संस्कृति भी कहा जाता है। मूल संस्कृति को दूसरा नाम क्या है, तो वास्तविक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक टेक्सोनोमी। इसकी अवधारणा किसने दी है, तो एजे स्टीवर्ट ने दी है। ये सांस्कृतिक घटना को पहचानना फिर उसका वर्गीकरण करना, ये क्या कहलाता है, सांस्कृतिक टेक्सोनोमी। यानी कि आपका जो सांस्कृतिक घटनाएं हैं उसको हम लोग पहचान करके वर्गीकरण करना है। नेक्स्ट है कल्चर कंस्ट्रक्ट। इसमें जब समाजशास्त्री और मानव शास्त्री एक ही समय पर किसी समाज का अध्ययन करके संस्कृति की व्याख्या करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कल्चरल कंस्ट्रक्ट कहलाता है।
तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति के शब्दावली थे जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी कुछ आपको मैं इम्पॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में बता देती हूँ। जैसे स्वायत्त संस्कृति, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। जीवन प्रकार, ये किनके दिया गया है? रेडफील्ड। जीवन अवसर, मैक्स वेबर। प्रौद्योगिकी विलंबना, मैकाइवर। सांस्कृतिक संपर्क, रेडक्लिफ ब्राउन। विसंस्कृतिकरण, मजुमदार। पुनः संस्कृतिकरण, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? तो लिल्टन के द्वारा। संस्कृति केंद्र, हस्कोविट। संस्कृति चक्र, सोरोकिन। संस्कृति लय, ओपलर। और इथोस एवं इडोस की अवधारणा किसने दी है? तो क्रोबर ने। संस्कृति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे सांस्कृतिक विलंबना को स्पेंसर महोदय ने मित्र हाथ कहा था, मरा हुआ हाथ। फिर नेक्स्ट है संस्कृति समाज के सदस्यों की लाइफ डिजाइन है, ये कथन किसका है? तो क्लूखोन का। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एक सामाजिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है, यह कथन किसका है? तो किंग्सले डेविस का। तो आई होप आप लोगों को संस्कृति ये टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास में मैंने आपको जितना भी संस्कृति से रिलेटेड इसके कथन, इसके फैक्ट, इसके शब्दावलियों को बताया है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।